आज मैं आपको ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का, क्योंकि कल आपका वाइवा है तो उसी का मैं बता रही हूँ, और आगे जिन बच्चों का भी रहेगा ना उनको भी उससे हेल्प मिल जाएगी। इसमें जैसे ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस, ठीक है। आपको एक तो पेपर का पूरा नाम याद रखना है कि आपके पेपर का पूरा नाम क्या है। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस, प्रारूपण, अभिवचन एवं हस्तांतरण लेखन, ठीक है। प्रारूपण किन किन चीजों का करना है हमें? हस्तांतरण लेखन और अभिवचन, प्लीडिंग्स एंड कन्वेंस। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग के रूल्स क्या हैं। फिर पूछा जाता है कि कन्वेंस से आप क्या समझते हैं, हस्तांतरण लेखन क्या होता है, प्लीडिंग्स क्या होती हैं, प्लीडिंग्स में क्या क्या इंक्लूड है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर पूछी जाएंगी जो मेनली रहेगा। उसके बाद जो कन्वेंस के डिफरेंट रूप्स हैं, जैसे कि आप विल लिख सकते हैं, सेल डीड है, मॉर्गेज है, इन सब चीजों के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां पर। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। रजनी का नहीं हो रहा है, रजनी को बता दो कि कैसे लिंक होगा। इसमें जो ड्राफ्टिंग मतलब कि हमने एक ड्राफ्ट तैयार करा, हम प्लीडिंग लिखने जा, हमारे जो आप एडवोकेट बनेंगे तो आपके दो मेन काम रहेंगे। आप प्लीडिंग्स लिखेंगे जो कि हमें न्यायालय में दाखिल करनी होती है, जब कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है, चाहे सिविल चाहे क्रिमिनल, तो वहां पे हम प्लीड करते हैं। प्लीड, अभिवचन, अभिवचन का मतलब क्या होता है कि हम कोर्ट में अपनी बात कह रहे हैं कि हमारा पक्ष क्या है। भाई प्लेंटिव प्लेंट दाखिल करेगा जिससे कि डिफेंडेंट को पता चलेगा कि उसको बचाव में क्या क्या बोलना है, और डिफेंडेंट जो है अपनी पक्ष रखेगा जिससे कि प्लेंटिव को पता रहे कि डिफेंडेंट अपनी क्या बात कह रहा है। फिर आप लोग आपस में अपनी एविडेंस देंगे और वो सारी चीजें चलेंगी। तो प्लीडिंग्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीडिंग्स में जो प्लेंट है वो ऑर्डर 7 में बताई गई है सीपीसी के। ये दो तीन चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्लीडिंग्स में प्लेन प्लेन वो पूछ रहे थे कौन से ऑर्डर में है, ऑर्डर 7 में है। और जो रिटन स्टेटमेंट यानी लिखित कथन है वो ऑर्डर 8 में है। ऑर्डर 7 मतलब वो सॉरी प्लेन, ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट यानी लिखित कथन। बात पत्र 7 में है, लिखित कथन 8 में है। बात पत्र कौन दाखिल करता है, कोई बता सकता है? बात पत्र वादी दाखिल करता है। सिविल की दो पार्टीज होती हैं, वादी और प्रतिवादी, ठीक है। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट पूछते हैं, यही सवाल पूछे जाएंगे ज्यादातर आपसे कि सिविल प्रोसीडिंग्स में दो पक्षकारों के नाम बताइए। अच्छा, तो आपको बताना है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी। क्रिमिनल में अभियोजक, जिसने अभियोजन चलाया है, अभियोजन पक्ष, और एक्यूज्ड, जिसके ऊपर अभियोजन चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा अगर कुछ छूट जाता है तो आजकल आपके पास गूगल है, गूगल में डाल के आप उन चीजों को ढूंढ सकते हैं जिस चीज के बारे में आपके पास इसके बाद भी क्यूरियोसिटी रह जाए, क्योंकि वहां पे जो व्यक्ति आपका वाइवा लेगा वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ही इज नॉट बाउंड टू दीज 10 क्वेश्चन। कोशिश की जाती है कि इन्हीं 10 क्वेश्चन से पूछा जाए, बट ही इज नॉट बाउंड, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत और चीजें भी आप लोग देख लीजिएगा। तो प्लेंट और डब्ल्यूएस, प्लेंट कौन दाखिल करता है? वादी। लिखित कथन यानी डब्ल्यूएस रिटन स्टेटमेंट प्रतिवादी दाखिल करता है वाद पत्र के जवाब में। तो जो वादी वाद पत्र दाखिल करता है उसी के जवाब में हम बात लिखित कथन दाखिल करते हैं। ये सब आप लोग सीपीसी में भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का पेपर भी थोड़ा तो पढ़ाया ही था, तो उसमें ये सब चीजें हैं। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको इन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। प्लेंट के 3 पार्ट होते हैं,
सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हम कोर्ट का नाम, वादी प्रतिवादियों के नाम, पते सब देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा कोर्ट का नाम रहता है कि हम किस कोर्ट में केस दाखिल कर रहे हैं। उसके बाद केस नंबर रहता है। देन हम वादी प्रतिवादी, वादियों के नाम डालेंगे कि वादी कौन कौन है, वादीगण है तो बहुत सारे वादियों के नाम डाले जाएंगे, प्रतिवादियों के नाम डाले जाएंगे बनाम लिख करके। फिर हम प्लेंट की जो है बॉडी लिखना शुरू करेंगे। प्लेंट में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि क्या प्लेंट में हमें लॉ देना चाहिए कि क्या देना चाहिए। तो प्लेंट में हमें कभी भी लॉ नहीं देना है। प्लेंट में केवल फैक्ट्स देने हैं जिसको हमें कोर्ट में साबित करना है अपना केस जीतने के लिए। और केवल फैक्ट्स देने हैं, एविडेंस भी नहीं देनी है जो हम उन फैक्ट्स को साबित करने के लिए देने वाले हैं। एक फैक्ट है कि ये जमीन मेरी है, मैंने इस बैनामे से खरीदी। अब वो बैनामे की पूरी डिटेल वहां नहीं देनी है आपको। बैनामा एविडेंस की चीज है, कौन कौन गवाह है ये एविडेंस की बात है। लेकिन ये फैक्ट है कि मैंने ये जमीन खरीदी और ये मुझे इससे बेदखल कर रहे हैं, मुझे मेरी जमीन से बेदखल कर रहे हैं। अब मेरी जमीन से बेदखल कर रहे हैं, इसको ए बी सी डी ने देखा है। दिस इज अ मैटर ऑफ एविडेंस, ये आप प्लेंट में नहीं लिखोगे। ऐसे ही जो लॉ है कि टीपीए की धारा इतने में मेरे को ये सेल डीड करी गई थी और ये सेल डीड सही है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको। लॉ को हमें वहां पे कोट नहीं करना है प्लेंट में या डब्ल्यूएस में। यानी प्लीडिंग्स में हम लॉ नहीं देते हैं, सिंपली फैक्ट्स देते हैं। ना हमें लॉ देना है, ना ही हमें क्या देना है, एविडेंस देनी है, केवल और केवल फैक्ट्स देने। और प्लीडिंग्स का जो एंड होगा प्लेंट का, प्लेंट के एंड में हम उपचार मांगे कि हमें कोर्ट से क्या रिलीफ चाहिए। जुरिस्डिक्शन होता है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन होता है उसमें, और हमें कोर्ट से क्या रिलीफ चाहिए, इतनी चीजें उसमें रहती हैं। तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए और इतनी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार 3 तरह से डिसाइड होता है। पिक्यूनरी यानी आर्थिक क्षेत्राधिकार, एक होता है सीमा से रिलेटेड क्षेत्राधिकार कि कहाँ कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं। जैसे बरेली का कोर्ट है तो बरेली की सीमाओं में जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में केस सुनेगा, और पिक्यूनरी मैम होगा। विषय होता है। और एक विषय वस्तु संबंधी, वेरी गुड। विषय वस्तु संबंधी की अगर हमारा कंज्यूमर कोर्ट का केस है तो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, लेबर का केस है कि रेवेन्यू का केस है, इस तरह से भी हमें देखना पड़ता है कि हमारा किस तरह से केस है, वो विषय वस्तु से संबंधित भी हो सकता है। हो सकता है फैमिली लॉ का केस हो तो फैमिली कोर्ट में जाएगा, करप्शन का केस है तो करप्शन वाली कोर्ट में चला जाएगा, हमारा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का केस है तो मोटर व्हीकल एक्ट में जिस कोर्ट को बनाया गया वहां पे चला जाएगा। तो वो उस तरह से हमें अपना कोर्ट डिसाइड करना है और उसी तरह से हमारा जुरिस्डिक्शन भी रहेगा। वहां पे हम लिखेंगे कि न्यायालय को इस वाद को सुनने का अधिकार है। कॉज ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को। वाद हेतु यानी वाद को लाने का कारण, कॉज ऑफ एक्शन, वाई आई पुट दिस केस, ये केस लाने का मुझे जरूरत ही क्यों पड़ी। मेरी जमीन है, मैं आराम से रह रही हूँ, मैं कोई केस थोड़ी लेके आऊंगी। ये आए, मुझे मेरी जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया, तभी तो आप केस लाने की कोशिश करोगे। जिस दिन उन्होंने निकालने का प्रयास किया वो आपका कॉज ऑफ एक्शन है। कॉज ऑफ एक्शन की 2 जगह जरूरत पड़ती है। कॉज ऑफ एक्शन से ही लिमिटेशन आपका चालू होता है, जिस जनरली 3 साल का लिमिटेशन रहता है आपका। तो जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ उस दिन से 3 साल लगेंगे आपके। तो इसलिए कॉज ऑफ एक्शन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो कॉज ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जुरिस्डिक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तीसरी चीज आपको रिलीफ लेनी है वहां से। तो रिलीफ आपको क्या मांगना है, तो जो भी हम केस लेके गए हैं हम कहेंगे सर हमें ये दे दिया जाए। और एंड में हर केस में जनरली एक लाइन तो रहती है, कॉस्ट एंड एनी अदर रिलीफ विच में कोर्ट में थे। मतलब वाद के खर्चे और कोई अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे, कोई भी ऐसी चीज जो न्यायालय उचित समझता है। क्योंकि क्या होता है कई बार जब हमारा केस चल रहा होता है उस टाइम हमारे को बहुत सारे नई नई चीजें सामने आ सकती हैं।
तो उन बातों को भी हमें अपनी रिलीफ में लेने के लिए, हो सकता है हमें अभी रिलीफ में नहीं इंक्लूड करा है, तो कोर्ट हमें उन सेक्शन में उस हमारा जो पैरा होगा उसमें जाकर के हमको रिलीफ दे सकती है। तो इसीलिए आपका ये प्लेंट का पार्ट रहेगा, वादी का नाम भी लिखना है, प्रतिवादियों के नाम भी लिखना है, चीजें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीजें ना, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। फिर प्लेंट हो गया, ऐसे ही क्रिमिनल की प्रोसीडिंग्स भी आएंगी प्लीडिंग्स में। प्लीडिंग्स में क्रिमिनल सिविल सारी प्रोसीडिंग्स आती है, और ये प्रोसीजर से रिलेटेड होता है कि कोर्ट में जो प्रोसीजर है उसमें जो हम अपनी बातें रखते हैं वो प्लीडिंग से गवर्न होती है आपकी। तो इसीलिए प्लीडिंग्स के नियम आपको पता होने से आपका केस, अगर आपने एक अच्छी प्लेंट लिखी है तो आपका आधा केस आपके फेवर में आ चुका है, और अगर आपने एक गलत प्लेंट लिखी है तो आप आधा केस ऑलरेडी हार चुके हो कंफर्मली। तो इसीलिए प्लेन WS आपके लिए बहुत जरूरी होता है। आप सोचोगे कि मेरा केस थोड़ी है, ये तो क्लाइंट का केस है। केस आपका है, इसलिए है क्योंकि अगर केस आप जीतोगे तो आपके पास और केसेस आएंगे, और अगर आप केस हार गए, आपकी प्लेंटी बेकार है, 10 वकील कह रहे हैं इन्हें तो प्लेंटी लिखनी नहीं आती है, क्लाइंट पहली बार आपके पास आएगा, उसके बाद वो 10 क्लाइंट और लेके चला जाएगा आपके पास। तो इसलिए केस जीतना भी जरूरी है और उसको सही से जीतना जरूरी है। तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीडिंग्स हो गया। अब वो पूछते हैं प्लीडिंग्स और कन्वेंस में क्या अंतर है। कन्वेंस क्या होता है, जब मैं अपना टाइटल आपको दे रही हूँ, अभी हस्तांतरण, कन्वे करना, मेरे पास कोई चीज है जो मैंने आपको दे दी, मतलब मेरे पास एक जमीन है, मैंने सेल डीड के माध्यम से आपको दे सकती हूँ, मैं आपको गिफ्ट कर सकती हूँ, मैं आपको मॉर्गेज कर सकती हूँ कुछ टाइम के लिए, मैं बहुत सारे तरह से कन्वेंस दे सकती हूँ कि आपका मेरा जो राइट है, मैंने कुछ प्रॉपर राइट दे दिया या पूरा का पूरा राइट दे दिया आपको, सेल करके गिफ्ट करके बिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कन्वेंस में आ जाती है। कन्वेंस अभी हस्तांतरण एक्ट, मतलब जो आपका प्रोफेशनल दिस नहीं, आपका ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड कन्वेंस पूरा का पूरा अपना पेपर का नाम याद रखिएगा, आधा नाम मत बोलिएगा वहां पे, सर प्लीडिंग का पेपर है, ड्राफ्टिंग का पेपर है, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड कन्वेंस। आपका एडमिट कार्ड है, उस पर लिखा हुआ होगा पूरा डिटेल में, आप वहां से याद कर लीजिए उसको। जब आप पहला चीज सही बताते हैं तो वो आपको आगे के सवाल पूछना शुरू करेगा, प्लीडिंग क्या है, कन्वेंस क्या है, कभी कभी हो सकता है बीच से भी पूछ ले। तो कन्वेंस मतलब कि मेरा जो राइट्स है, मैं किसी और को उन राइट्स को दे रही हूँ, कन्वे कर रही हूँ उसको, तो यही कन्वेंस है। वो मैं किस तरह से करूंगी, और उसको लिखने का भी एक तरीका होता है। बहुत सारी जगह पे ना हम लोग कन्वेंस उल्टा सीधा लिख देते हैं, और जब हम कन्वेंस उल्टा सीधा लिख देते हैं ना, तो हमारे जो हमने राइट ट्रांसफर करा है, जिसके पास राइट जा रहे हैं, वो बहुत परेशानी में फंस जाता है। हमने विल लिखी, ठीक से नहीं लिखी, किसी ऐसे वकील को ले लिया जिसे कुछ आता नहीं था, या अपने आप ही बैठ करके लिख दी। अब विल में हमने प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया ठीक से, बहुत सारी चीजें हमने छोड़ दी, गवाही नहीं करवाई, कुछ नहीं करा, वो विल आगे जा करके जिसके नाम पे हमने लिखी थी विल, उसके काम पे नहीं आ पाएगी। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जो भी चीज आप कन्वेंस में कर रहे हैं वो चीज आपकी प्रॉपर हो। कन्वेंस में या प्लीडिंग्स का आप कुछ भी ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ भी इमैटीरियल मत जोड़िए, बेकार की चीजों को उसमें आपको नहीं जोड़ना है, जो जरूरी चीजें हैं केवल उनको जोड़ना है। पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखना है, ये नहीं है कि आप एक कहानी की तरह लिखते चले जाए। एक कहानी की तरह लिंक से लिंक तो मिलाना होता है आपको, लेकिन पैराग्राफ्स में डिवाइड करके 1 2 3 4 लिख करके सारी चीजें लिखते हुए आपको उसको लिखना है। मैंने ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का एक वीडियो डाला हुआ भी है, जो आप उसको देख लीजिएगा कि उसके क्या रूल्स हैं, तो वहां से आपको थोड़े बहुत रूल्स पता चल जाएंगे। मैं एक बार फिर भी आपको रिपीट कर देती हूँ, रुकिए। दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन? क्या हो गया ये? यस मैम। लेकिन ये पूरा क्यों नहीं आ रहा?
ठीक है, दिख रहा है आप लोग को प्लीडिंग्स? प्लीडिंग्स एक लिखित कथन है जो वाद के पक्षकारों द्वारा वाद में दाखिल किए जाते हैं, ठीक है ना। ये ऑर्डर 6 रूल 1 में दिया गया है कि प्लीडिंग्स में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आता है, ठीक है। अभिवचन को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 में नियम 1 में परिभाषित किया गया। इसके अनुसार अभिवचन से तात्पर्य वाद पत्र या लिखित कथन से है। ये चीज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्लेंट के बारे में ऑर्डर अब ठीक है। हाँ यस मैम, दिख रहा है। तो प्लीडिंग्स में आपको बता रही थी कि प्लीडिंग्स में हमें क्या क्या देना है। प्लीडिंग्स में अभिवचन ऐसे लिखित कथन है जो किसी वाद में प्रत्येक पक्षकार द्वारा बनाने व दाखिल किए जाते हैं। हम एक केस ले रहे हैं तो उसमें जो भी पक्षकार हैं वो लोग अपने अपने प्लीडिंग्स यानी अभिवचन न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। अभिवचन से समझ में ही आ रहा है कि हमारे वचन की हम क्या क्या चीजें न्यायालय में पेश करना चाहते हैं, हमारा क्या स्टैंड है कोर्ट में, हम उन चीजों को यहाँ पर देने वाले हैं कि हमारा क्या, हम क्या चाहते हैं कि विचारण में आए, हमारे विपक्षी की किन बातों से हमें ऐतराज है, वो सारी चीजें हम इसमें देते हैं। सबसे पहला जो सवाल आता है कि प्लीडिंग्स को कहाँ पे डिफाइन किया गया है। ऑर्डर 6 रूल 1 आदेश 6 नियम 1 में प्लीडिंग्स यानी अभिवचन को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार अभिवचन से तात्पर्य वाद पत्र या लिखित कथन से, ठीक है ना। एज मीनिंग अ प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग को किस रूप में डिफाइन करा है? प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के रूप में डिफाइन करा है। ये परिभाषा पूर्ण है क्योंकि इसमें याचिका जो हम लोग रिट पिटिशंस वगैरह डालते हैं, ऑब्जेक्शंस डालते हैं, अपीलें जो हम कोर्ट में डालते हैं, वो सब भी इसमें आती हैं प्लीडिंग्स के अंतर्गत, ठीक है। वो पूछ सकते हैं प्लीडिंग्स में केवल प्लेंट और WS ही आता है क्या, तो आप कहोगे नहीं, प्लीडिंग्स में पेटिशंस, ऑब्जेक्शंस एंड मेमोरेंडम ऑफ अपील भी आता है। याचिका, आपत्तियां और अपील का ज्ञापन भी इसमें आता है। इसके बाद आता है प्लेंट के बाद, प्लेंट को ऑर्डर 7 में दिया गया है। प्लेंट से रिलेटेड जितने भी नियम है वो ऑर्डर 7 में दिए गए हैं। और जो रिटन स्टेटमेंट है जिसको प्रतिवादी दाखिल करता है उससे रिलेटेड सारे के सारे नियम जो हैं आदेश 8 में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज है 6, 7, 8 और आदेश 6 बता रहा है कि प्लीडिंग्स में क्या क्या होगा और उसके नियम बता रहे हैं। आदेश 7 वाद पत्र बता रहा है प्लेंटिफ का। उसके बाद जो आदेश 8 है वो रिटन स्टेटमेंट बता रहा है। अगर इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको अगर वो पूछते हैं कि किस ऑर्डर में दिया गया है, सेक्शन में दिया है कि ऑर्डर में दिया है कि प्लेंट कहाँ क्या होगा, तो आप बताएंगे सर ऑर्डर 7 में दिया गया है प्लेंट के बारे में, और WS रिटन स्टेटमेंट यानी लिखित कथन के बारे में ऑर्डर 8 में दिया गया। अगर आप इतना बता देते हैं ना तो एक अच्छा इंप्रेशन आपका हो जाता है कि आपको CPC के बारे में जानकारी है, ठीक है। ऑर्डर्स हैं CPC में और सेक्शंस हैं। सेक्शंस में आपके सब्सटेंटिव राइट्स दिए गए हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो, फिर उसको जो प्रोसीजर है, डिटेल प्रोसीजर, वो आपका ऑर्डर्स में दे दिया गया है। तो वो चीजें आप जैसे समन्स है, समन्स भेजे जाएंगे वो सेक्शंस में दे दिया गया, फिर समन्स में क्या क्या डिटेल रहेंगी वो सारी की सारी आपको ऑर्डर्स में मिल जाती है। तो इसलिए ऑर्डर्स एंड सेक्शंस मिलकर के CPC बनती है। WS जो है लिखित कथन है जो प्रतिवादी दाखिल करता है, डिफेंडेंट दाखिल करता है, और उसमें वो वादी ने जो अपने वाद पत्र में बातें कही हैं उनको कहता है कि मैं मानता हूं ये किसका माइक ऑन है उसको बंद करो। बेटा माइक बंद कर दो जिसका भी ऑन है। मैम केशव चंद्र सर का है। केशव
माइक बंद कर दो। तो लिखित कथन में प्रतिवादी दाखिल करता है, जो वो है सिविल प्रोसीडिंग्स, उसमें दो पार्टीज हैं, वादी और प्रतिवादी, और क्रिमिनल में अभियोजक और अभियोजन, मतलब जो अभियोजन लगा रहा है वो पक्ष हो गया, दूसरा एक्यूज्ड हो गया जिसके ऊपर केस चलाया जा रहा है। क्रिमिनल में हमेशा एक पार्टी सरकार होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सरकार की प्रॉपर्टी माना जाता है। क्योंकि तभी तो अगर क्रिमिनल, अगर कोई मर जाए, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी डेथ हो गई है और कोई जानता भी नहीं है किसकी डेथ हो गई है, तो उसके खिलाफ केस नहीं चलेगा क्या? केस तो चलता ही है, सरकार उस केस को चलाती है, एफआईआर लिखी जाएगी, पंचनामा बनेगा, सब कुछ होगा उसका, और फिर उसके बाद वो केस कोर्ट में सरकार चलाती है। तो इसलिए एफआईआर लिख के हमने कोर्ट वहां पे बता देते हैं कि हमारा ये केस है, और उस केस को सरकार अपनी तरफ से चलाती है। तो क्रिमिनल में इसीलिए एक पार्टी हमेशा सरकार होती है, और सिविल में दोनों पार्टीज में सरकार के खिलाफ अब स्पेसिफिकली ला रहे हैं, तब सरकार एक पार्टी होती है। अगर हमें कोई ऐतराज नहीं है कि कोई जना हमारी संपत्ति पे कब्जा कर ले, तो सरकार उसमें बीच में कुछ नहीं बोलेगी, है ना। अभिवचनों के उद्देश्य क्या है? पक्षकारों को निश्चित बात बिंदुओं तक सीमित करना, जो डेफिनेट इश्यूज हैं वहां तक सीमित करना, to enable the parties to determine the testimony which would be required at the hearing। मतलब हमें कौन कौन से पक्षकारों को लाना है, हमें क्या क्या एविडेंस देनी है वहां पर, इस चीज को हमारी जो प्लीडिंग्स हैं वही डिसाइड करती हैं। अगर हमारी प्लीडिंग्स नहीं होंगी तो हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें किन किन को वहां पर पेश करना है। बात के खर्चे कम करेगी, देरी को रोकेगी, सुनवाई के समय एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को आश्चर्य में डालने से रोकेगी, सरप्राइज नहीं होगा। सरप्राइज मेरे को ये भी कहना है, ऐसा नहीं कर सकते आप। जो भी चीजें कहनी है वो प्लेंट और डब्ल्यूएस में आपको कह देनी है। अमेंडमेंट होता है प्लेंट पे, बट प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट बहुत रेयरली होता है, और हमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। कोर्ट इनकार भी कर सकता है कि आप प्लीडिंग्स में परमिशन नहीं देगा कि आप जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर अमेंडमेंट की इजाजत दे देगा तो वो मान लिया जाएगा कि पहले की डेट से ये अमेंडमेंट हो गया था जिस दिन आपने वाद पत्र दाखिल किया था। न्याय की अवहेलना को होने से रोकता है, क्योंकि अगर हमारी प्लीडिंग्स नहीं होंगी तो बहुत चीजें स्कैटर्ड हो जाएंगी और उसको हम एक साथ नहीं कर पाएंगे। एसेंशियल्स क्या है प्लीडिंग्स के? आवश्यक तत्व। प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स एंड नॉट लॉ, मतलब हमें फैक्ट देने हैं, लॉ नहीं देना है। जैसे मैंने आपको बताया, द फैक्ट शुड बी मैटीरियल फैक्ट्स, उल्टी सीधी, मतलब बहुत सारा का सारा इधर का उधर का सारी चीजें नहीं देनी है। जो हमारा केस है केवल हमें उतना ही केस वहां पर देना है। प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस, मतलब एविडेंस जो हमारी है वो उसमें नहीं देनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी संपत्ति पे कोई जना कब्जा करने आया है तो हम ये देंगे कि इन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी, इस डेट में कब्जा करने की कोशिश करी। अब ए बी सी डी ई एफ इन लोगों ने देखा कि इन्होंने मुझे जमीन से निकालने की कोशिश करी और ये सब इस चीज के गवाह हैं, वो एविडेंस की पार्ट है, वो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। वो जब एविडेंस आएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या एविडेंस देना चाहते हो जिससे ये साबित हो कि इन्होंने आपको निकालने की कोशिश करी। तो हम इसमें वीडियो क्लिप देना चाहते हैं, हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा था कि हमारे इन लोगों ने हमें निकालते हुए देखा, वो सारी चीजें एविडेंस की बात है, वो आप एविडेंस में दोगे, प्लीडिंग्स में नहीं दोगे। प्लेंट या डब्ल्यूएस में आप ये सारी बातें नहीं दोगे। द फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन अ कंसाइज फॉर्म, मतलब शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में देना है आपको, बहुत डिटेल्ड नहीं देना है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं देना है। इसको पैराग्राफ में डिवाइडेड करना है और नंबरिंग डालनी है 1 2 3 4। और जो नंबरिंग होती है ना, जो पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं, उसको एक कहानी की तरह लेते हुए चलिए। ऐसा नहीं है कि 2007 की बात आई, फिर 99 की बात आई, फिर 2006 की बात आई, फिर 98 की बात आ गई। मतलब आपका एक सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस में आपकी सारी के सारे फैक्ट्स आने चाहिए। फैक्ट्स को जम्बल्ड नहीं करना है आपको, आप पैराग्राफ में करना है और नंबर्ड करना है। डेट, सम्स एंड नंबर्स, जो भी चीजें उनको फिगर्स में जरूर लिखना है। Name of party should be consecutive numbers and a separate line should be allotted to the name and description of each person। जितने भी लोग हैं सबके लिए सेपरेट नंबर होगा। मैंने आपको बताया था जैसे एक प्लेंट लिख रहे हैं उसमें 4 प्लेंटिफ्स हैं, चारों प्लेंटिफ भाई हैं आपस में, भाई बहन है आपस में, या फादर और बेटे हैं, जो भी जने हैं वो सब एक ही घर में रहते हैं और सबका फादर नेम एक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सबको एक साथ लिख दिया, हमने लिख दिया ए बी सी डी
all sons of this and residing at this address ना. A हमने 1 नंबर डाला, फिर A का नाम लिखा, एज लिखी, सन लिखा, एड्रेस लिखा. B का नाम डाला, B की डिटेल लिखी, फिर C का नाम डाला, C की डिटेल लिखी, 4th नंबर डाला, D का नाम डाला और D की सारी डिटेल लिखी. तो हम इसको अलग अलग पैराग्राफ में, अलग अलग लाइन में, अलग अलग नंबर के साथ लिखेंगे. ऐसे ही डिफेंडेंट का लिखेंगे, डिफेंडेंट के बारे में भी सबको अलग अलग देना है, एक साथ नहीं डालना है. लेजिबल होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, और इंग्लिश डेट्स का आप उसमें यूज कर सकते हैं. बंगाली डेट्स वो वहां बंगाल में अगर आपका चल रहा है तो ले सकते हैं, वैसे आप इंग्लिश डेट्स का यूज कीजिए वहां पर. Pleadings and petitions shall be signed by the person writing or typing stating capacity in which he writes. जो हमने प्लीडिंग्स टाइप करी है, अगर कोई और टाइप कर रहा है, जैसे एडवोकेट उसमें साइन करते हैं, आपकी जो प्लीडिंग्स होती हैं आपको वेरीफाई करता है, तो जो भी टाइप कर रहा है वो उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ मैंने इसको टाइप करा है. Allegations in anticipation of the opponent answer should not be made. Opponent ये आंसर दे सकता है, वो ऐसा कह सकता है. हमने कहा कि वो उसने हमें निकालने की कोशिश करी, वो कह सकता है कि नहीं हमने उसको उल्टा निकालने की कोशिश करी. वो सब एंटिसिपेशन आपको नहीं लेना है, मतलब पहले से नहीं कल्पना करनी है कि वो आदमी ये कहेगा, उसको कहने दो एक्चुअली कि वो क्या क्या कहता है. तो जो वो कहेगा उसका आंसर हमें नहीं देना है, हमें केवल अपना केस अभी प्रेजेंट करना है. वहां पे स्टॉपल, लिमिटेशन और रेस जुडिकेटा जो डिफेंडेंट कहना चाहता है, प्रतिवादी अपने लिखित कथन में उन चीजों को कहेगा कि सर ये लिमिटेशन के बाहर है, इस केस को आपको सुनने का राइट नहीं है. रेस जुडिकेटा से बाहर है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है. स्टॉपल है, प्लेंटिफ ने ऐसा कहा था, अभी ऐसा नहीं कह सकते. तो वो जो भी चीजें हैं वो आपको अपनी प्लीज में लेकर के आनी है. कंक्लूजन्स ऑफ लॉ नहीं हमें प्लीड करना है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉ जो है हमने एविडेंस एक्ट में पढ़ा है कि कुछ कंक्लूसिव बातें मान लेता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा ही होगा, तो उन चीजों को हमें यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो फॉरेन लॉ होता है, फॉरेन लॉ हमारे यहाँ लागू नहीं होता, तो अगर हम फॉरेन लॉ से रिलेटेड कुछ बातें कह रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा. हमारा एनफोर्समेंट फैक्ट नेसेसरी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट और ड्यूटी मस्ट बी मेंशन. जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कह रहे हैं, तो वो दूसरी पार्टी नेग्लिजेंट थी, उसने उपेक्षा करी, तो हम उपेक्षा का अभिभाग लेंगे. अब उपेक्षा कैसे करी और उसको कैसे प्रूव करना है वो एविडेंस की बात है. लेकिन अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने कैसे करा, उपेक्षा करके करा, ये चीज हम वहां पर देंगे. Where the content of any documents are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereby as briefly as possible, without setting out the whole or any part thereof. मतलब कोई एक पार्ट, कोई एक डीड है, कुछ भी चीज है, कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसका कोई एक स्पेसिफिक पार्ट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पार्ट में आप केवल उतना ही दीजिए जो बहुत जरूरी है. बाकी आपको पूरा का पूरा आप पता चला उसको कॉपी करने में नहीं लगने की जरूरत है. वहां पर केवल आप जितना आपके लिए जरूरी है वहां पे वो पार्ट आप केवल उतना दे दीजिए. आप जो भी जो ना उसको प्लीडिंग्स को वेरीफाई कर रहा है, मतलब जैसे जिसके भी नाम से वो प्लीडिंग्स दाखिल की जा रही है, वो उसके साथ एफिडेविट भी दाखिल करेगा इन सपोर्ट ऑफ दैट प्लीडिंग. इसीलिए WS और जो प्लेन दाखिल की जाती है उसके साथ हमेशा एक एफिडेविट रहता है. ये ऑर्डर 6 रूल 15(4) में दिया गया है. हम प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट इज नॉट बाउंड कि हमने अमेंडमेंट के लिए कहा है तो हमें अलाउ करेगी, वो मना भी कर सकती है. अमेंडमेंट के कुछ रूल्स हैं कि अमेंडमेंट इज नेसेसरी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज. जो हमारे बीच में डिस्प्यूट है उसके लिए अमेंडमेंट करना जरूरी है ताकि वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुके हैं. दैट देयर एग्जिस्ट टू पॉसिबिलिटी फ्रॉम द अमेंडमेंट टू बी हार्मफुल टू एनी वन ऑफ द पार्टीज. अगर आप नहीं करेंगे तो उसे पार्टी को नुकसान हो जाएगा, ऐसा नुकसान जो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे अमेंडमेंट्स के लिए हमें वहां पे चीजें बतानी पड़ेगी. तो ये प्लीडिंग्स हो गया प्लेंट और WS. सही है, ये आपको याद करना है कि पार्टीज जो हैं कौन कौन हो सकती हैं. कोई सवाल है इसमें आपका, पूछ सकते हैं आप लोग. अभी जितना बताया उस पर कोई सवाल है किसी का? ठीक है, अब मैं आपको कन्वेयांस बताती हूँ.
अभी हस्तांतरण। अभी हस्तांतरण क्या होता है? प्लीडिंग्स में हमने देखा कि हम न्यायालय में दाखिल करते हैं, जो कोर्ट होता है। कोर्ट में जो हमने अपने अभिवचन दिए वो प्लीडिंग्स हो गए। कोर्ट में हमारी प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए हमारी प्लीडिंग्स जरूरी होती हैं। और जो अभिवचन होते हैं, सॉरी, अभी हस्तांतरण लेखन होता है, उसके द्वारा मैं अपना कोई राइट दूसरे को देती हूँ। तो वो पूछ सकते हैं कन्व्यांस क्या होता है, अभी हस्तांतरण क्या होता है। तो अभी हस्तांतरण यानी कन्व्यांस, मेरा कोई राइट है, लीगल राइट, वो मैं आपको दे रही हूँ। तो वो जो होता है सब्सटेंटिव राइट जो मैं आपको दे रही हूँ, दैट इज अभी हस्तांतरण। अभी हस्तांतरण कैसे कैसे हो सकता है वो पूछ सकते हैं। सेल डीड हो सकती है, विल हो सकता है, मॉर्गेज हो सकता है, गिफ्ट हो सकती है, पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है। ये सारी चीजें जो आपको इस पेपर में दी गई हैं, वो सारी चीजें अभी हस्तांतरण में आएंगी, क्योंकि उसके द्वारा मेरा कोई ना कोई राइट किसी के पास जा रहा है। तो वो जो राइट मेरा जा रहा है उस चीज को देखने के लिए ही हमारा अभी हस्तांतरण होता है। और अभी हस्तांतरण लेखन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडवोकेसी का। एडवोकेसी में अगर आपने प्लीडिंग अच्छे से कर ली, अभी हस्तांतरण लेकर आपने अच्छे से कर लिया, तो आपको आधा केस आप जीत गए हैं, और अगर गलत करा है तो आधा केस हार चुके हैं आप ऑलरेडी। तो इसलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए कि अभी हस्तांतरण और प्लीडिंग यानी अभिवचन के क्या नियम है और कैसे हमें वहां पर देना है। जब हम प्लेंट लिखते हैं तो प्लेंट के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। पहला पार्ट की प्लेंट में हम शीर्षक डालेंगे। शीर्षक में न्यायालय का नाम, वाद संख्या, सबसे पहले न्यायालय का नाम आएगा, फिर वाद संख्या आएगा, फिर पार्टीज, वादी के सारे नाम आएंगे, फिर उसके बाद प्रतिवादियों के नाम आएंगे। उसके बाद हमारी बॉडी आ जाएगी प्लेंट की या डब्ल्यूएच की, जिसमें हम सारी डिटेल्स बताएंगे कि हमारे फैक्ट्स क्या क्या हैं, किस वजह से हम कोर्ट में आए हैं। एंड में हम देंगे कि न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है, जुरिस्डिक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन कब अरोज हुआ, ये देंगे। और एंड में हम रिलीफ देंगे कि हमें कोर्ट से क्या रिलीफ चाहिए। रिलीफ में हम बताते हैं कि हमें क्या रिलीफ चाहिए। तो रिलीफ में जिस भी तरह का आप केस लेके गए हैं वो आप रिलीफ देंगे। और जो आपका रिलीफ का पार्ट है उसमें एक चीज जरूर रहती है कि आप वहां पे जरूर बताते हैं कि वाद के अन्य खर्चे और अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे, एनी अदर रिलीफ जो भी कोर्ट जो है फिट समझे हमें देने के लिए, तो वो चीज वहां पे जरूर लिखनी चाहिए। अभी हस्तांतरण में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको मॉर्गेज वगैरह बता देती हूँ। वैसे आपने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में टीपीए में भी पढ़ी है और चीजें पढ़ी हैं। जो एक क्वेश्चन रहता है, जैसे आप विल के बारे में देखते हैं ना, वो विल देखेगा आपके पेपर में, तो पूछता है विल क्या होती है और कब लागू होती है। मैक्सिमम बच्चे इसको गलत बताते हैं, विल तुरंत लागू कर देते हैं। तो विल हमेशा मरने के बाद लागू होती है। मैंने आज लिखा विल में कुछ, क्या मैं विल को मरने से पहले बदल सकती हूँ? हाँ, विल को मैं कभी भी बदल सकती हूँ और कितनी बार भी बदल सकती हूँ, कैंसिल भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने एक बार विल लिख दी तो अब मैं उसे बदल नहीं सकती या उसको मैं कैंसिल नहीं कर सकती। विल मरने के बाद लागू होती है, इसलिए हम इसको बदल भी सकते हैं, हम इसको निरस्त भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। विल और गिफ्ट यानी दान जो हम करते हैं उसमें मेन डिफरेंस यही होता है, गिफ्ट तुरंत प्रभावी हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम आई गिफ्टेड अ थिंग टू यू एंड वो आपके पास ट्रांसफर हो गया। बट जो विल होती है वो मेरे मरने के बाद लागू होती है। तो गिफ्ट में मैं कोई चेंज नहीं कर सकती, गिफ्ट कर दिया तो उसके बाद कैंसिल नहीं कर सकती। दान के कुछ स्पेसिफिक नियम दिए गए हैं, जब दान को कोर्ट कैंसिल कर सकती है, मेरे साथ कपट किया गया है, धोखा किया गया है, तब। इन जनरली आप गिफ्ट को खत्म नहीं कर सकते। विल जब तक मैं नहीं मरती हूँ तब तक कभी भी चेंज कर दो, मैं 10 बार एक नई विल लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आखिरी विल होगी वो मानी जाएगी। आज मैंने एक बिल लिखी, कल कैंसिल कर दी, फिर परसों मैंने एक और नई बिल लिख दी, फिर उसके बाद 10 दिन बाद मैंने एक नई बिल लिख दी। तो जो आखिरी विल होगी, जब तक कि उसमें ये नहीं लिखा होगा कि पहली विल का इतना पार्ट माना जाएगा, तब तक पहली दूसरी विल सब खत्म हो जाएंगी, थर्ड वाली विल मानी जाएगी। तो विल और गिफ्ट का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है आपको याद रखना है वो यही है कि विल मरने के बाद लागू होती है और गिफ्ट हमारे जीते जी तुरंत प्रभावी हो जाता है। जैसे ही गिफ्ट का ट्रांसफर पूरा होता है, गिफ्ट लागू हो जाता है, विल मरने के बाद लागू होती है।
विल हम कैंसिल कर सकते हैं, गिफ्ट एक बार पूरा हो गया तो पूरा हो गया, उसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। हमें लग रहा था हम मरने वाले, हमने गिफ्ट कर दिया, कुछ नहीं हो सकता, मरे नहीं, अब गया गिफ्ट। अब आप वापस नहीं ले सकते कि हम तो मरे ही नहीं, हमारा गिफ्ट वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। विल, मैंने विल लिख दी, अब जब भी मरूंगी तब मेरे मरने के बाद वो विल लागू, आज लागू नहीं हो जाएगी। तो विल मैं कभी भी कैंसिल कर सकती हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं उस प्रॉपर्टी को, मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम लिख दी, अपने भाई के नाम लिख दी, अपने भतीजे के नाम लिख दी। ऐसा नहीं है कि मैं उस प्रॉपर्टी को आज यूज नहीं कर सकती। बहुत सारे बच्चे कहते थे आपने विल लिख दी तो आप यूज नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी को। नहीं, मैंने विल लिख दी इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं सकती, प्रॉपर्टी मेरी है आज भी। विल मैंने किसी के भी नाम में लिखी है, प्रॉपर्टी मेरी रहेगी और उसे मैं कभी भी यूज कर सकती हूँ, मैं उसे बेच भी सकती हूँ विल लिखने के बाद। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है वहां पर। तो इसलिए वहां पे मैं ये नहीं कह सकती कि मैं जो आपको आज पढ़ा रही हूँ आई कैन नॉट गारंटी यू कि हाँ इसी में से सब कुछ पूछा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा बार काउंसिल का हेड ऑफिस कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, ये जो थोड़े से लीगल क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े बहुत आप लोग अपना जीएस के क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत देख लीजिएगा। मैं आपको अभी केवल इस पेपर से रिलेटेड ही पढ़ा रही हूँ इसमें। तो विल और गिफ्ट का डिफरेंस पूछा जाता है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं है। इसके बाद मॉर्टगेज आता है। हाँ बोलो। मैम अगर बिल जैसे करने के बाद और बेच दी गई प्रॉपर्टी तब तो वो लागू नहीं होगी ना मैम? बिल मैंने 4 प्रॉपर्टीज की करी, सपोज मान लो, जी मैम। ठीक है ना। तो उन 4 प्रॉपर्टीज में जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी बेच दी तो बिल के संबंध में वो एक प्रॉपर्टी समाप्त हो गई है। अगर मैंने एक ही प्रॉपर्टी की बिल करी थी और वो मैंने बेच दी तो बिल खत्म हो गई। ठीक है। जी मैम। तो विल मतलब, विल में मैं क्या लिख रही हूँ, उस पूरी की प्रॉपर्टी को मैं बेच भी सकती हूँ, गिफ्ट भी कर सकती हूँ अपने जीते की। अगर सारी प्रॉपर्टीज को मैंने बेच दिया या गिफ्ट कर दिया तो बिल खत्म हो गई। बिल का मैंने कोई एक पार्ट बेच दिया तो जितनी बिल बच गई, जितना पोर्शन बच गया उतना बच जाएगा। सही है। अब सपोज मान लो 4 प्रॉपर्टीज थी विल में, 4 में से मैंने कहा ए प्रॉपर्टी जो है एक्स के पास जाएगी, बी प्रॉपर्टी वाई के पास जाएगी, सी प्रॉपर्टी जेड के पास जाएगी। ठीक है ना। अब उसमें से मैंने ए प्रॉपर्टी बेच दी, तो जो ए प्रॉपर्टी एक्स के पास जानी थी एक्स को कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं ऐसा भी कह सकती थी कि ए बी सी मेरी 3 प्रॉपर्टीज हैं, जो इन तीनों प्रॉपर्टीज एक्स वाई जेड में बराबर बराबर बढ़ जाएंगी। अगर मैंने उसमें से फिर ए प्रॉपर्टी बेच भी दी तो जो बी और सी प्रॉपर्टी बचेगी वो बी और सी प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। मतलब अगर मैंने स्पेसिफिक पोर्शन दिया और वो स्पेसिफिक पोर्शन मैंने बेच दिया तो आपका हिस्सा गया। अगर मैंने एक जनरल कर दिया कि सबको इतना परसेंट मिलेगा, तो अगर मैं उसमें से कुछ बेच भी देती हूँ तो जितना बचेगा उसमें से बाकी का परसेंट आपको मिल जाएगा। तो विल कैंसिल भी कर सकते हैं और विल में मैं बेच भी सकती हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ विल की प्रॉपर्टी मुझे यूज करने का राइट है। ये मत कहिएगा कि विल की प्रॉपर्टी यूज करने का राइट मुझे नहीं है। अगर मैंने विल लिख दी तो अब संपत्ति जिसके नाम में विल लिखी है उसकी हो गई, ऐसा नहीं होता है। बिल लिखने के बाद भी प्रॉपर्टी मेरी ही रहेगी और मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ, गिफ्ट कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। गिफ्ट में नहीं कर सकती, गिफ्ट कर दिया फाइनल हो गया, सेल कर दी हो गई फाइनल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में भी कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं। सेल में प्रॉपर्टी जिस दिन हमने एग्जीक्यूट करी सेल, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई दूसरे के पास। एग्रीमेंट टू सेल में हम करते हैं कि हम किस डेट में सेल करेंगे आपको। एग्रीमेंट टू सेल में हमारा प्रॉपर्टी दूसरे के पास ट्रांसफर नहीं होती है, प्रॉपर्टी जब सेल डीड लिखी जाएगी तभी ट्रांसफर होगी। ठीक है। एक आता है पावर ऑफ अटॉर्नी, आपके में है, सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, विल हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी आता है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है ये पूछ लेते हैं। ठीक है ना। पावर ऑफ अटॉर्नी को वो कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी को, वो क्वेश्चंस में देख के बताओ।
मेरा मोबाइल कहाँ गया? कोई जना तुम लोग के पास क्वेश्चंस नहीं रखे हैं? एकदम मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। तुम सब प्रेजेंट भी हो या मैं केवल ऐसे ही बोल रही हूँ? मैम मुख्तारनामा और पैटर्न। मैम हाँ, मुख्तारनामा। ठीक है, मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी में मेरी संपत्ति किसी के पास ट्रांसफर नहीं होती है। आई एम गिविंग अ राइट टू समवन, केवल मैं राइट दे रही हूँ कि वो मेरी जगह से मेरा काम करे। सपोज हो सकता है कि मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए 5 लोगों से नहीं मिल सकती, तो मैंने एक जने को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। मैंने कहा कि भाई मोहित मेरी तरफ से जो है या अदिति मेरी तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, और ये मेरे पीछे से मेरा बिजनेस देखेंगी या मेरा जो भी ये प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मेरी जगह आदिति वहां पे प्रेजेंट होंगी और वो सारा काम मेरी तरफ से कर सकती है। तो मैंने पावर दे दी आपको कि मेरी तरफ से आप मेरा काम करोगे, ठीक है ना। तो पावर अटॉर्नी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी के भी नाम से कर सकते हैं। बीच में आ रहा था कि केवल फैमिली के मेंबर्स के नाम से आएगा, लेकिन मुझे अभी इस तरह का कोई लॉ मिला नहीं पढ़ने के लिए प्रॉपर। एक्ट में अभी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि केवल फैमिली मेंबर्स के नाम पे आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप भी ढूंढने की कोशिश कर लीजिएगा इस चीज को। तो पावर अटॉर्नी यानी हमने किसी व्यक्ति को पावर अटॉर्नी दे दी कि वो करे। पावर अटॉर्नी कई तरह से हो सकती है, स्पेशल हो सकती है, जनरल हो सकती है। जनरल में हमने पूरी पावर दे दी उसको कि सारा ही काम करने की पावर दे दी। स्पेशल पावर अटॉर्नी में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक काम के लिए देते हैं कि वो केवल ये काम करेंगे, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही है वो हमारी तरफ से वहां पे प्रेजेंट होंगे, या इस प्रॉपर्टी पे जो मकान बन रहा है वो उसको देखने का इनको पूरा अधिकार है, और उससे रिलेटेड जो भी काम करना पड़े नगर निगम में या कहीं पर भी वो चीज ये हमारी तरफ से कर सकते हैं। तो पावर अटॉर्नी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मुख्तारनामा, इसके ऊपर जो आपका एक्ट भी है, पावर अटॉर्नी एक्ट 1882 है, ये याद कर लीजिएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 1882। ऐसे ही कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। वो कहते सीपीसी की फुल फॉर्म बताओ, आधे बच्चे आप में से गलत बताते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता। सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लोग बताते हैं दंड संहिता। आईपीसी पे पहुंच जाते हैं आप लोग आधे से ज्यादा, आईपीसी पे नहीं पहुंचना है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, ठीक है ना। तो वो आपको पूरा सही बताना है। सिविल प्रोसीजर कोड, दीवानी प्रक्रिया संहिता। तो ये एक्ट्स आप अच्छे से नाम याद कर लीजिए, सन याद कर लीजिए। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। टीपीए की फुल फॉर्म क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो ये चीजें आप याद कर लीजिएगा जो आप वहां पे बोल सकें। एक्चुअली आपके जो 10 क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं वो आप थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा। यही चीजें बताने के लिए मैंने आपको क्लास लिया है इस टाइम। कोई और पॉइंट है जो इसमें रह गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम पूछ सकते हैं, 2005 में आया था, ठीक है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आपको आरटीआई का एक वो देने के लिए कहा गया है। तो आरटीआई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा कि आरटीआई में हम एप्लीकेशंस दे सकते हैं। जन सूचना अधिकारी होता है जिससे हमें सूचना मिलेगी। हर ऑफिस में एक जन सूचना अधिकारी बनाना पड़ता है जिससे हम सूचना ले सकते हैं। ये कब आया था? 2005 में आया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट।
तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है? प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर क्रिमिनल केस के लिए होता है, और एफआईआर सीआरपीसी में दी गई है, सीपीसी में नहीं दी गई है, दंड संहिता में भी नहीं दी गई है, ठीक है ना। आईपीसी में एफआईआर के बारे में नहीं बताया गया, सीआरपीसी में बताया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है कि हम जो है एफआईआर दाखिल कर सकते हैं। जब हम एफआईआर दाखिल करते हैं तो उसमें जो है जो पुलिस थाना है उसके कॉग्निजेंस लेता है। तो एफआईआर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपको क्या क्या थोड़ा बहुत पढ़ना है। रिट्स कौन कौन जारी कर सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट्स दिया हुआ है। तो पांचों रिट्स के मैंडेमस, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये सारी की सारी सर्चुररी, प्रोहिबिशन, ये सारी की सारी रिट्स आप याद कर लीजिएगा, पांचों रिट्स के नाम, और थोड़ा थोड़ा सा 2-2 लाइनें, ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। पांचों रिट्स के नाम और 2-2 लाइनें पढ़ लीजिए, इतना काफी है। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में जाकर के रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुडिशियल में क्या डिफरेंस है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में है, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 में है। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन वो है वो केवल मूल अधिकार के खिलाफ जा सकते हैं आर्टिकल 32 में, और 226 में हाई कोर्ट का थोड़ा वाइड है, वहां पे जो है आप जो किसी भी विधिक अधिकार के लिए भी जा सकते हैं, मूल अधिकार के लिए भी जा सकते हैं और किसी और विधिक अधिकार के लिए भी जा सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में आप विधिक अधिकारों के लिए नहीं जा सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि मैं विधिक अधिकारों में भी सुन सकते हैं रिट पिटीशन, लेकिन सामान्यता जो आर्टिकल 32 है वो केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही आप उसमें बात ला सकते हैं। रिट पिटीशन आप केवल मौलिक अधिकारों के लिए ला सकते हैं। क्यों वारंटो आपसे पूछ सकता है। तो ये सारी की सारी रिट्स आप लोग देख लीजिएगा। मुख्तारनामा मैंने आपको बता दिया, वसीयतनामा बता दिया है आपको। वसीयतनामा प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह के माध्यम से भी हो सकता है, तो उसमें पूछ सकते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। रिलेशन होना जरूरी है हमारे बीच में। अगर मैं आपको विल कर रही हूँ तो मैं प्राकृतिक गिफ्ट कर रही हूँ और प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से कर रही हूँ, तो उसमें मेरा आना चाहिए कि क्यों है मुझसे आपसे प्यार। तो आप मेरे कुछ रिलेशन में होगे तभी आता है कि प्राकृतिक प्रेम और स्नेह उसमें आएगा। वसीयतनामा, रिट याचिका मैंने बता दी, आर्टिकल 226 बता दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट हो गया। कन्व्यांस से आप क्या समझते हो? ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? कन्व्यांस में मैंने वीडियो डाला है ना आप लोग के लिए। नहीं डाला है तो मैं आज डाल दूंगी। प्लेंट और डब्ल्यूएस आपने पढ़ लिया। अब कोई आपका सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो मैं क्लास खत्म करती हूँ। किसी का भी कोई सवाल है? नो मैम। किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं हो और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? तो मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपका कोई सवाल रह गया है, कोई चीज नहीं समझ में आती तो पूछ लीजिएगा। आदित्य कुछ पूछना है? नो मैम। मैंने एक जिस्ट बता दिया है कि आपको क्या पूछ सकते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोग के लिए अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे डाल दूंगी। ओके मैम। चलिए गुड बाय, ओके थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। आप लोग का Thank you, पेपर ma'am. अच्छा हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा। 2-3 चीजें मैं आपको बता देती हूँ। वहां पे आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। एग्जामिनर बहुत आराम से पूछते हैं आपसे, और जवाब दीजिएगा। अगर आंसर नहीं आता है तो मना कर दीजिए, सर नहीं आता है, घुमाइएगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप जवाब दे चुके हैं अपना पूरा तो शांति से बैठ जाइए। जब आपसे सामने वाले टीचर ने कह दिया कि तुम्हारा हो गया, 4 बच्चे बैठे हैं, तुमसे कह दिया कि तुम्हारा हो गया, अब तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुमने कोई क्वेश्चन पूछा गया, तुमने उसका अच्छे से जवाब दे दिया है,
तो आप शांति से बैठ जाओ। बाकी के 3 बच्चों से सवाल पूछे जा रहे हो, तुम्हें थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी है तो छलना मत कि मैडम हम बताएं, या बीच में टपक पड़े कि हम बता दें। मैक्सिमम बच्चे उसमें गड़बड़ करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको वो आता है लेकिन आप उतना अच्छे से जवाब ना दे पाओ। मत कूदो। आपका अगर जवाब हो चुका है, जब तक एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली नहीं कहता है कि आप इसका जवाब दीजिए, तब तक दूसरे बच्चे के जवाब में मत कूदिए। ठीक है, ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं। आपको जवाब देना है, वहीं पे जवाब देना है जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। आपने अच्छा जवाब दे दिया, आप शांति से बैठ जाओ, आपके नंबर मिल चुके हैं। दूसरे में बोल करके आप लोग नंबर कम कराओगे, बढ़वाओगे नहीं अगर आपने सही से जवाब नहीं दिया, क्योंकि फिर वो एग्जामिनर कहता है कि अच्छा ये तुक्के में जवाब इसने वो वाला सही दे दिया था, आता नहीं है इसको कुछ। तो इसीलिए अगर एग्जामिनर या हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपका हो गया है, तो आप शांति से बैठ जाइए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बाद में बीच में बोल के अपने नंबर कम करवाए हैं, तो इसीलिए आपको बाद में बीच में नहीं बोलना है, जब तक आपसे एग्जामिनर स्पेसिफिकली ना पूछे कि आप बताओ। ठीक है, आपको आता है तो आपको जो आता है आप बता दो कि हाँ सर मेरे को इसके बारे में ये जानकारी है, और नहीं आता है तो स्पेसिफिकली मना कर दो कि सर नहीं आता। एग्जामिनर सामने बेवकूफ नहीं बैठा, वो 20-25 साल से पढ़ा रहा है। तो अगर आप सोचो कि मैं उसे बेवकूफ बना लूंगा, तो आप ये कॉपी नहीं लिख रहे हो वहां पर बैठ करके, कि कोई भी सेक्शन बता देंगे। एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि कौन सा सेक्शन होता है, और एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 है। ऑर्डर 25 बता दो, एग्जामिनर को क्या पता। ऐसा नहीं करना है वहां पे बैठ करके। आता है बताइए, नहीं आता है मत बताइए, गलत मत बताइए। गलत बताने में ज्यादा बुरा इंप्रेशन जाता है, मना करने में नहीं जाता है। कुछ टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि तुमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, या हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप बता दो कि सर इस टॉपिक के बारे में पूछ लीजिए। वो टॉपिक लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिस टॉपिक के बारे में आप कह रहे हो कि सर हमें ये टॉपिक पता है। उसमें हकलाना नहीं है फिर आपको, वो टॉपिक आपको सही से बताना है वहां पर। ठीक है, और कोई सवाल है? किस तरह से एग्जामिनर पूछेगा किसी चीज के बारे में? ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं वहां पे बैठ के। सही है, डायरी बना लीजिए। आपकी किस्मत है, एग्जामिनर खोल के देखेगा, आपने नहीं लिखा हो और एग्जामिनर ने खोल के देख ली, तो वो आपकी बदकिस्मती होगी। और आपने बहुत अच्छा लिखा और एग्जामिनर ने खोल के देख ली, तो वो आपकी खुशकिस्मती होगी। तो डायरी में ऐसा मत सोचिए कि कुछ बच्चों की नहीं देखी जा रही है तो हमारी भी नहीं देखी जाएगी। डायरी देखी भी जा सकती है और नहीं भी देखी जा सकती है। सही है, वो आपकी किस्मत होती है, और किसकी डायरी खुल जाएगी और उसे क्या पूछा जाएगा ये भी नहीं कह सकते। तो बहुत सारी चीजें तो किस्मत भी थोड़ी होती है, बाकी आपकी तैयारी होती है। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं है तो किस्मत कुछ नहीं करेगी। आपने पढ़ा है तो किस्मत भी आपका साथ देती है, और आप पढ़े होगे तो हम आपको किस्मत का साथ देने का मौका देते हैं कि आपसे पूछते हैं कि आपको क्या आता है। अब उसके बाद भी आप नहीं बताओगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड, ऑल द बेस्ट। अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ अपना वाइवा दीजिएगा। चलिए, गुड बाय। Okay, Thank you, ma'am. वेलकम।